हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस की ये श्रृंखला, जो कि आपके हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले समास टॉपिक से रिलेटेड है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जरूर पसंद आएंगे। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। प्रैक्टिस ही आपको बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनाएगी और चयन की अंतिम सीढ़ी तक पहुँचाएगी। तो पहला प्रश्न है कि दशानन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो पहला पद यदि संख्यावाची होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास, जो कि नहीं है। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य की ओर इंगित करता है, जो इसमें नहीं है, तो इसलिए यह भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। द्वंद्व समास में चा और इसके साथ साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसमें नहीं किया गया है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दशानन में बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि 10 हैं आनंद जिसके ये किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो है आपका रावण। तो रावण के 10 सिर होने के कारण उसे दशानन के नाम से जाना गया। और यहाँ पर जो अर्थ है वह आपका तीसरे व्यक्ति पर जा रहा है, तृतीय पद प्रधान हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग पीड़ित में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय, विशेषण विशेषता की बात नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल भी राइट नहीं होगा। ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है और तथा चा की कोई भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए द्वंद्व समास भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, रोग पीड़ित किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं होता, ना ही इसका तृतीय पद पर कोई अर्थ जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो फाइनली आपका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास, जहां पर आपके विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण रोग से पीड़ित, तो कर्ता ने कर्म यानी कि द्वितीय विभक्ति लगने के कारण यहाँ पर से जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया गया, तो रोग से पीड़ित, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिमान में कौन सा समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है, तो यहाँ पर विशेषण विशेषता बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया गया है बहुब्रीहि समास, एक व्यक्ति या एक किसी तृतीय पद की विशेषता नहीं है, तो बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास, यहाँ पर विभक्ति कारक चिन्ह का भी बोध नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अव्ययी भाव समास, क्यों, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है प्रति, उपसर्ग, और उपसर्ग जो कि प्रथम पद में यदि लगा हुआ हो तो वहां पर हो जाता है अव्ययी भाव समास। तो प्रथम पद उपसर्गवादी होने के कारण यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, प्रति, मान, प्रत्येक, मान, ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर पुरुष में कौन सा समास है। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छी लेवल की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, बिना प्रैक्टिस के आपके अंदर एक आंसर को जो चूज करना है वो कला निपुण नहीं हो पाएगी, जिस कारण आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा निराशा देखने को मिल सकती है। तो वीर पुरुष में कौन सा समास होगा, ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव, डी है द्वंद्व समास। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वीर पुरुष में तत्पुरुष समास होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हूबहू आपको यहाँ से प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन देखने को सेम टू सेम वही ऑप्शंस के साथ मिल जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई घर में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी अन्य पद की प्रधानता नहीं है, योजक चिन्ह ना होने के कारण द्वंद्व नहीं होगा, और उपसर्ग ना होने के कारण अव्ययी भाव भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि नीलगाय में कौन सा समास है। नीलगाय में कौन सा समास है, ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है द्विगु। पहला पद संख्यावाची नहीं है इसलिए द्विगु नहीं होगा, पहला पद उपसर्गवादी नहीं है इसलिए आपका अव्ययी भाव भी नहीं होगा, और इसके साथ साथ इसमें किसी भी प्रकार के विभक्ति और कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए तत्पुरुष भी नहीं होगा। जबकि गाय की विशेषता क्या है कि वह कैसी है, नीली है, तो गाय की विशेषता बताने के कारण विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नीलगाय में कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतांबर में, पीतांबर पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे।
पीतांबर, पीत है अंबर, पीत मतलब पीला, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा समास हो जाएगा। देखिए उन्होंने पूरी व्याख्या करके ही लिख दी है। तो यहाँ पर जो पीतांबर है वह किसी एक व्यक्ति के ओर इंगित हो रहा है जो कि विशेष है, और ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक ही है और उसके लिए तृतीय पद प्रधान हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि पंचवटी, पंचवटी द्वंद्व समास, योजक चिन्ह होना चाहिए और तथा चा जैसे शब्दों से यदि दो शब्द जुड़े हुए हैं वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। विशेषता होती है तो कर्मधारय होता है, वो भी नहीं है। तत्पुरुष में विभक्ति कारक चिन्ह होता है, वो भी नहीं है। जबकि प्रथम पद संख्यावाची होने के कारण यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। पांचवटी, पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास, पांच वटियों का समाहार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनश्याम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। देखिए घनश्याम में काफी लोग कंफ्यूज होकर के बहुब्रीहि लगा सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे कि यहाँ पर घनश्याम श्याम के लिए नहीं बल्कि श्याम की विशेषता है कि वह घना है, और इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य होने के कारण कर्मधारय समास हो जाएगा। विभक्ति नहीं है तो तत्पुरुष नहीं होगा, तृतीय पद प्रधान न होने के कारण बहुब्रीहि नहीं होगा, और किसी भी प्रकार का अव्यय न जुड़ा होने के कारण अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि पीतांबर में कौन सा समास होगा। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, इसलिए इसमें जरा सा भी वक्त नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द जो है विष्णु के लिए रूढ़ हो गया है। कैसा हो गया है, रूढ़ हो गया है, और रूढ़ होने के कारण ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है बहुब्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी है कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है, नहीं बताई गई है। तृतीय पद प्रधान बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर विभक्ति भी नहीं दी गई है, इसलिए क्या हो जाएगा, यथा है आपका उपसर्ग, यथा क्या है, उपसर्ग है, और उसमें जोड़ दिया गया है शक्ति, यानी कि जितनी हो सकती उतना ही करें काम। तो ऑप्शन नंबर ए सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति में, प्रतिदिन में, और इसके साथ साथ अजन्मा में, इन सभी में कौन से समास हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि जब दो समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण किया जाए तो क्या कहते हैं। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण हो तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है द्विगु, बी है द्वंद्व, सी है बहुब्रीहि, और डी है कर्मधारय। देखिए कर्मधारय तब होता है जब किसी एक व्यक्ति की विशेषता या किसी एक पद की विशेषता बताई जाती। यहाँ पर कहा गया है कि जब दो शब्दों का समास बना करके तृतीय की विशेषता और विशेषण बताया जाएगा तो उसके अर्थ में ये कैसा हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा समास कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे समास का अर्थ है। समास जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए संक्षेप, बी है टिप्पणी, सी है सार, और डी है व्यास। तो समास का जो विलोम होता है, याद रखेंगे समास का विलोम होता है व्यास, जबकि इसका अर्थ होता है संक्षेप। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे और अगला प्रश्न है कि अनायास में कौन सा समास है। अनायास में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्विगु, बी है नव, सी है द्वंद्व, और डी है कर्मधारय। तो यहाँ पर आपका कौन सा समास होगा, नव समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो जिसके शिखर पर है चंद्र, जिसके शिखर पर है चंद्र अर्थात भगवान शिव, ये हो गई आपकी व्याख्या। तो ये शिव के लिए हो गया शब्द रूढ़, सिर्फ शिव के लिए प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला देखेंगे और नेक्स्ट है कि रात दिन में कौन सा समास है। तो क्या यहाँ पर विशेषता है, बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पर संख्यावाची है, बिल्कुल भी नहीं। क्या यहाँ पर आपके अव्यय जोड़ा गया है, बिल्कुल भी नहीं। तो न द्विगु होगा, न अव्ययी भाव, न कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपका लगा हुआ है योजक चिन्ह, और जिसका अर्थ होता है और अथवा तथा। तो रात और दिन, रात और दिन योजक चिन्ह होने के कारण यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनमें क्रमशः विलोम शब्द ही आपस में दिए हुए होते हैं, तो इस प्रकार आप इसकी पहचान भी कर पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे भाई बहन, भाई बहन। तो इसमें भी आप अब आसानी से बता पाएंगे, योजक चिन्ह लगा हुआ है और जिसका अर्थ होता है और, तो भाई और बहन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर सी होना चाहिए, आप ठीक कर लेंगे, द्वंद्व समास होगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दस मुख। दस मुख में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आया है तो ये भी नहीं होगा। द्वंद्व में योजक चिन्ह होता है और तथा चा का जो है अर्थ होता है वह भी नहीं है। और तत्पुरुष तत्पुरुष दो बार दिया गया है तो ये भी इसी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दस मुख, दस हैं मुख यानी कि आनन, दसानन हो या दस मुख हो तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? रावण से लगाया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए वक्त नहीं लेते हुए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यथा है आपका उपसर्ग और इसमें लगा दिया गया है शक्ति, तो शक्ति के अनुसार जितना हो सामर्थ्य जितनी हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है कि देशभक्ति। देशभक्ति, ऑप्शन ए है तत्पुरुष, सी है द्विगु, बी है बहुव्रीहि और डी है अव्यय। तो अव्ययी भाव में यहाँ पर उपसर्ग बिल्कुल भी नहीं है। तत्पुरुष के लिए विभक्ति कारक चिन्ह होगा। द्विगु में संख्यावाची तो बिल्कुल भी नहीं है कि कितनी भक्ति होनी चाहिए, 5 भक्ति, 6 भक्ति, 8 भक्ति, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। बहुव्रीहि समास में कोई व्यक्ति नहीं बता रहे हैं कि मान लीजिए भगत सिंह आपका दिया हो तो आप कह दें कि वह देशभक्त हैं, तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभक्ति चिन्ह लगेगा, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हस्तलिखित में कौन सा समास है? हस्तलिखित में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो कर्मधारय में विशेषता होती है जो कि नहीं बताई जा रही है कि हस्त से कैसे हस्त से लिखा है, छोटे हस्त से लिखा है, बड़े से लिखा है, काले से लिखा है, गोरे से लिखा है, छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, तो कर्मधारय समास नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है तो ऐसा भी नहीं है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है जो कि नहीं दिया गया। और हस्तलिखित का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा हाथ के द्वारा लिखा हुआ, हाथ के द्वारा। तो संबंध में आपके का, की, के, रारी, रे हो जाएगा। संप्रदान के लिए द्वारा में आपका आ जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा कि हस्तलिखित में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है बहुव्रीहि, सी है द्विगु और डी है कर्मधारय। देखिए ये क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वह द्विगु दिया गया है, लेकिन याद रखेंगे कि ये प्रश्न आपका विवादित भी रह सकता है और इसमें आपको बहुव्रीहि के लिए भी नंबर मिलेंगे क्योंकि त्रिनेत्र का अर्थ हो जाता है शिव से, शिव के भी त्रिनेत्र हैं, इसलिए ये शब्द रूढ़ भी हो जाता है। और चूंकि इसका प्रथम पद संख्यावाची है इसलिए इसका आंसर द्विगु भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर आपका राइट आंसर सी दिया गया है कि संख्यावाची होने के कारण ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। त्रिनेत्र में 3 नेत्र वाला अर्थात शिव हो जाएगा द्विगु समास। और यहाँ पर बहुव्रीहि भी राइट हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है द्विगु और डी है बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि भैया भरपेट कोई एक व्यक्ति तो है नहीं जिसके लिए कहा जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। द्विगु समास में संख्या तो है नहीं कि 4 भरपेट, 6 भरपेट, ऐसा तो नहीं कहा गया। कर्मधारय में कोई विशेषता तो बताई नहीं गई कि भरपेट, आधा भरपेट, पूरा भरपेट, या इसके बाद आपके कौन सा भरपेट, कौन व्यक्ति पेट भर रहा है, किसकी क्या विशेषता, ऐसा नहीं। जबकि भर क्या है? आपका उपसर्ग है, भर उपसर्ग में पेट जोड़ दिया गया है तो भरपेट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भरपेट में कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास होगा। आनंद मगन में कौन सा समास होगा? आनंद मगन में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन ए है द्विगु, सी है बहुव्रीहि, डी है कर्मधारय और बी है तत्पुरुष। तो आनंद में मगन, आनंद में मगन, आनंद में मगन होने के कारण यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तत्पुरुष समास। आनंद मगन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आपका रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए इसमें वक्त बिल्कुल भी नहीं लेंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखेंगे, वनवास में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर बिना भी 1 सेकंड रुके हुए सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न है आपका कि वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है द्वंद्व और डी है बहुव्रीहि। वनवासी नहीं कहा है, यदि अगर कह दिया जाता कि वनवासी तो हो जाता आपका बहुव्रीहि समास। तो वनवासी तो यहाँ पर कहा ही नहीं गया है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन में वास, वन में वास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है पंचवटी और पंचवटी में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न भी आपके सामने रिपीटेड ही है कि पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु के लिए ये शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जिसमें तृतीय पद प्रधान होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जिसमें दोनों पद
प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, जिसमें विशेषता बताई जाती है वहाँ कर्मधारय समास होता है, और जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि नरोत्तम में कौन सा समास है। नरोत्तम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययभाव और डी है कर्मधारय। तो नरों में उत्तम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नरोत्तम में कौन सा समास होगा, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। योजक चिन्ह ना होने के कारण द्वंद्व नहीं होगा, और उसके साथ साथ उपसर्ग ना होने के कारण अव्यय भाव नहीं होगा, विशेषता ना होने के कारण कर्मधारय नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ दे दिया जाता नरोत्तम दास, नरोत्तम दास, तो वो एक व्यक्ति हो जाते, या किसी नरोत्तम के साथ इनकी उपाधि जोड़ दी जाती, तो वहां पर हम कर्मधारय का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि आजन्मा में कौन सा समास है। आजन्मा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्विगु, तो क्या यहाँ पर संख्या दी गई है, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी है तत्पुरुष, जन्म के लिए जन्मा, या आ से जन्मा, या आ में जन्मा, तो ऐसा तो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लग रहा, तो तत्पुरुष भी नहीं होगा। विशेषता है नहीं तो कर्मधारय नहीं होगा, जबकि आ क्या है, उपसर्ग। तो प्रथम पद उपसर्ग होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आजन्म में अव्यय भाव समास हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए अच्छे से पूरी प्रैक्टिस सेशन को जो है टाइमली कंप्लीट कर लिया होगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ एक लाइक भी कीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मत रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।